नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय कर्नाटक और यूपी के जो निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर हमारी स्पेशल और बड़ी कवरेज। हिमाचल प्रदेश के बाद दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक से भी बीजेपी की विदाई हो गई है। 125 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपना दमखम दोनों दिखा दिया है। खुद को किंग मेकर के तौर पर देख रही जेडीएस का सपना भी चकनाचूर हो गया है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या इस नतीजे को 2024 का ट्रेलर माना जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक की जीत के तुरंत बाद कांग्रेस के तमाम आला नेता यह कहने लगे हैं कि कर्नाटक से जीत की शुरुआत हो चुकी है और अब 2024 में मोदी की हार निश्चित है। सिद्धरमैया ने तो 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी की नाम की दावेदारी भी पेश कर डाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कर्नाटक की जीत से कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई है, क्योंकि इतिहास खंगाले तो कुछ और भी कहानी दिखाई देती है। व्यूअर्स, साल 2018 याद करिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में सत्ता में आई, लेकिन इसके चंद महीनों बाद हुए लोकसभा चुनाव में इन्हीं राज्यों में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ भी हो गया था। तो अगले 1 घंटे इसी मुद्दे पर होगा सबसे बड़ा सियासी मंथन, सबसे बड़ा सियासी चिंतन, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, जहां बीजेपी का डंका बज रहा है व्यूअर्स, और भारतीय जनता पार्टी को वहां नगर निकाय चुनावों में, नगर निगम चुनावों में जोरदार जीत मिली है और समाजवादी पार्टी का मेयर इलेक्शन के अंदर खाता तक नहीं खुला है। और आज इसी पर होगा सबसे बड़ा शो। कर्नाटक के रण में कांग्रेस ने जोरदार ताल ठोक दी है। दूसरी ओर जीत के लिए आश्वस्त दिख रही बीजेपी को अरसे बाद बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? लोकतंत्र जिंदा है भारत के अंदर। कर्नाटक का चुनाव देश की दिशा तय कर रहा है, आने वाले 24 का चुनाव तय कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कांग्रेस के लिए 2024 की भी चढ़ाई है, क्योंकि यह चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा चुनाव था? ये कर्नाटक के जो नतीजा है भारतीय जनता पार्टी का हंत है, हंत का शुरुआत हो रहा है कर्नाटक। इमरान प्रतापगढ़ी, ये जीत क्यों, किस लिए और कैसे? ये चुनाव सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी ने अपने सर पे लिया था, आगे बढ़ के खुद कैंपेन कर रहे थे, और इस चुनाव में सीधे सीधे ये प्रधानमंत्री जी के करिश्मे की हार है। हालांकि कांग्रेस के लिए जीत के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हैं। अब हाईकमान को यह तय करना होगा कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, सिद्धरमैया या फिर कांग्रेस संकट मोचक डीके शिव कुमार। As a congressman, I have seen how my father has stood the entire state and how he has given his everything to for the victory of the party. So for his hard work, if he becomes a CM, I'll be very happy. कर्नाटक में जितनी राहत कांग्रेस महसूस कर रही है, राजस्थान में उतनी ही चिंताएं हावी है, क्योंकि सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। सवाल यह है, कर्नाटक को राजस्थान वाले संघर्ष से बचाने के लिए क्या कांग्रेस कोई फार्मूला निकाल पाएगी? और इस समय मेरे साथ सबसे पहले बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। इस समय एक्सक्लूसिव सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। रॉबर्ट जी, आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। मेरा सीधा सवाल है आपसे, एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है, क्या आपको लगता है क्या 2 बड़े फैक्टर काम करे हैं कर्नाटक के रिजल्ट्स में? मैं पहले तो कर्नाटका के सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं और मैं मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताया, जिसके लिए
बहुत एक चीज स्पष्ट है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग या कोई अलग चीज मैं कहूंगा ऐसे नहीं हो सकती है। ये सरकार मजबूत है, भारी बहुमत से जीती है और उनके हित में जो भी वायदे हैं वो पूरे होंगे। और काफी हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, जितने नेता हैं उन्होंने बहुत प्रचार किया और राहुल और प्रियंका ने भी काफी प्रचार किया, जिसके वजह से जो भी उनके वादे उन्होंने बोले हैं मुझे पक्का पता है वो वादे उन लोगों के लिए कर्नाटका में पूरे करेंगे। 2024 की भी कहानी यहां से शुरू हो गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या साल 2024 में, क्योंकि जैसा सिद्धारमैया कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हो गए हैं, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? क्योंकि एक आवाज तो प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी है। मैं राजनीति में पूरे नहीं हूं उसमें फुली, और मैं खाली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अनुभव है, उसमें मैं अपनी कुछ टिप्पणी रखता हूं या कुछ बोलता हूं। मेरा ये है कि ये जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, वो कांग्रेस पार्टी देगी और कांग्रेस के लोग डिसाइड करेंगे कि जो नेता वगैरह है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या कदम लेंगे। पहले तो एक स्टेट इलेक्शन मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी निजी ख्वाहिश क्या है? क्योंकि आपके लिए भी टफ है, एक तरफ प्रियंका है, दूसरी तरफ राहुल है। दैट्स माय ख्वाहिश है बहुत। ये यस, तो जो भेदभाव की जो राजनीति है, धार्मिक राजनीति है, ये हटनी चाहिए, सेक्युलर रहना चाहिए। जो यहाँ मुद्दे हैं देश में, बेरोजगारी के, महिला सुरक्षा, और उस चीज के लिए जो मेरे परिवार चाहे पार्लियामेंट में बोलता है, जिसके वजह से राहुल को हटना पड़ा और उनको अपना घर छोड़ना पड़ा है, जो भी माहौल है वो ठीक नहीं है। हमें सेक्युलर रहना चाहिए और हमें देश के प्रगति में ज्यादा सोचना चाहिए। अभी खाली एक ही जीत हुई है, हम उस मुकाम पे नहीं सोच रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये वो अभी एक ही स्टेट इलेक्शन जीते हैं, पहले हम उसको ऑब्जर्व कर लें। जी, एक और सवाल। आपने बोला कि देश में बहुत नफरत का माहौल है, राहुल जी ने भी इसी बात को बोला था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की काट कांग्रेस पार्टी के पास है, खासतौर पर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर? क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा था, 2018 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन 19 में मोदी जी की जोरदार जीत हुई थी 300 प्लस सीटों के साथ। आप मुझे बताइए, जब बीजेपी को लगा कि उनके जितने भी नेता हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात लोग नहीं सुन रहे हैं अब कर्नाटका में, तो उनको प्रधानमंत्री जी को बुलाना पड़ा। और मैं काफी शौक हूं और उनसे मतलब कि उन्होंने इतना ज्यादा प्रचार किया, इतने रोड शो किए, इतनी मेहनत की और उसका नतीजा नहीं कुछ निकला। तो ये जो है माहौल बदल गया है, लोग परेशान हैं। जितनी भी आप एजेंसियों को इस्तेमाल करोगे या परेशान करोगे और आप लोगों के हित में नहीं सोचोगे, उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो ऐसे जो नतीजे काड़ा ये जवाब मिलता है लोगों के द्वारा जब इलेक्शन होता है, ये आपको सब स्टेट में दिखेगा, क्योंकि माहौल बदल गया है और ठीक नहीं है, नफरत है और जो भी है सामने दिखाई दे रहा है। इसके साथ यूपी नगर निगम और यूपी निकाय चुनावों के भी नतीजे आए हैं, वो भी ठीक ठाक इलेक्शन होता है। कर्नाटक जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़ा इलेक्शन है। यूपी एक बड़ा स्टेट है जहां बहुत बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस वहां पर कहीं स्टैंड नहीं कर रही है। योर टेक ऑन उत्तर प्रदेश, क्योंकि गांधी फैमिली का एक समय पर बेस्टन रहा है अमेठी, रायबरेली। क्या व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? और क्या आपको लगता है प्रियंका जी को चुनाव लड़ना चाहिए रायबरेली से अगला लोकसभा का? देखिए, लोगों की पुकार ये है कि प्रियंका लड़े। पूरी हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, वो भी सब चाहते हैं कि प्रियंका लड़े। उनको लग रहा है कि प्रियंका में वो बिलीव करते हैं, उनमें होप करते हैं कि वो समझेंगे और देश को क्या जरूरत है। तो जरूर वो चाहेंगे कि प्रियंका वहां से लड़े, चाहे यूपी हो या कहीं से, पूरे देश भर में कहीं से लड़ सकते हैं। पर देखिए, मैं हैरान नहीं हूं कि हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं कि एक जगह बीजेपी की हार हुई तो एक जगह ये यूपी में उनकी जीत हुई। स्टेट इलेक्शन जीते हैं, ये मैंडेट है लोगों का, वो बहुत बड़ी चीज है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। जहां वो लोग जीते हैं वो अपना प्रगति दिखाएं, वहां अपने यूपी में प्रोग्रेस दिखाएं और जहां भी प्रोग्रेस होगा लोग उनके साथ सहमत रहेंगे और जवाब देंगे उनके हित में। बहुत सिंपल है।
तो मेरे उससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये, क्या आपको हम पॉलिटिक्स में जल्दी देख सकते हैं? देखिए, मेरे लिए भी जरूर लोग पूछते हैं और काफी लोग आते हैं मेरे दफ्तर के बाहर यहाँ कि अगर मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा तो जो भी मैं अगर चैरिटी कर रहा हूँ या मैं अपना धार्मिक पूरा दौरा करता हूँ तो उनको लगता है कि मैं अगर पॉलिटिक्स में आऊंगा तो अपने बड़े पैमाने पर अपना काम कर पाऊंगा और जो भी मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं और एजेंसियों के द्वारा और हर चीज मैं अपनी बात रख पाऊंगा, क्योंकि मेरे को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। क्योंकि मुझे हर चीज, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम इस्तेमाल होता है और उसके बाद फिर से सब कुछ शांत हो जाता है और इतने सालों में कोई कुछ उनको मिला ही नहीं है। तो मेरा मतलब है कुछ अगर गलत हुआ ही नहीं है तो मिलेगा क्या। तो अगर जरूर मैं जब भी वो मेरी बात करते हैं तो मैं उसका जवाब देता हूं, पर अगर ये हमेशा राजनीति में मेरे को खींचते रहेंगे तो अगर मैं पार्लियामेंट में आऊंगा मुझे लग रहा है कि मेरी बात और सुनवाई तो मतलब आप पॉलिटिक्स के अंदर आपको लगता है कि अगर आप पॉलिटिक्स के लिए आएंगे तो फिर तो आप कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे, पार्लियामेंट में आना चाहेंगे। अगला सवाल मेरा बनता है, आपने बोला नफरत है देश के अंदर, तो यूपी में बीजेपी जीत रही है तो नफरत नहीं है, कर्नाटक में हार रही है तो नफरत है, ये इस सवाल का जवाब क्या है सर? मैंने कभी ऐसे बोला ही नहीं है कि यहाँ नफरत है या वहां नफरत है। नहीं, मेरा सवाल है, ये आपने नहीं बोला, ये सवाल मेरा सवाल है ये सर आपसे। नहीं, पर मैं आपसे पूछूंगा, आपको लग रहा है कि हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है और उनको वो सुरक्षित महसूस करते हैं? आप उनको लगता है कि बेरोजगारी की कोई कमी है हमारे देश में? तो मतलब कि मैं देश भर की बात कर रहा हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एक स्टेट में जीत है और एक स्टेट में हार है। आचार्य प्रमोद कृष्णम आप ही के नेता हैं वो, कुछ कहना चाह रहे हैं आचार्य जी? जी रॉबर्ट जी। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है और बड़े नपे तुले शब्दों में की है और बिल्कुल उनको लोकसभा आने का अधिकार है, लोकसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं स्वागत करूंगा अगर रॉबर्ट वाड्रा एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं तो। बहुत शुक्रिया रॉबर्ट वाड्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका बहुत कुछ। रॉबर्ट वाड्रा आप कुछ कहना चाह रहे हैं आचार्य जी को? मैं धन्यवाद देता हूं और सही समय पे अगर लोगों को लगेगा कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूं, कि उनके क्षेत्र में कुछ प्रगति कर सकता हूं और अगर फैमिलीज अगर मेरा परिवार उसमें शामिल है, मतलब वो खुश होते हैं, तो मैं जरूर वो कदम लूंगा। धन्यवाद जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस सब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ थे एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। उनका कहना है कि नफरत हार गई है, मोहब्बत जीती है, जो राहुल गांधी ने बोला। और सबसे पहले शहजाद पूनावाला मैं आपके पास आता हूं, क्या से क्या हो गया? मैं तो कहूंगा मामला बहुत पीछे रह गया। आज कम से कम ये सुनना बंद हो जाएगा कि लोकतंत्र मृतक है और ईवीएम जो है वो बिगड़ चुका है। तो कम से कम ईवीएम के लिए तालियां बजाएं। अच्छा एक बात बताइए, अब बजरंग बली पर आ जाते हैं। उसमें भी कांग्रेस ने एक ट्वीट करा है कि बजरंग बली की पूंछ में आग लगी है और लंका कहीं और जल गई है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार धुआं हो गई है। अब जवाब दे दीजिए इस बात का भी 20 सेकंड के अंदर। देखिए ऐसा है, उनको शायद ज्ञान नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हमारी भारी मात्रा में जीत हुई है, उसमें अयोध्या जी, वाराणसी में मतलब काशी जी और प्रयागराज मतलब महाकुंभ का जो गढ़ है, वहां पर तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। अर्थात जो राम में विश्वास रखने वाले हैं लोग, उनको आज राम जन्मभूमि में जीत हुई है। और जिन्होंने राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया, आज वो भी बजरंग बली के लिए खड़े हो चुके हैं। ये हमारी वैचारिक जीत है। तो क्या आपको लगता है ये जीत, बीजेपी कह रही है हमारी वैचारिक जीत है, जैसे कांग्रेस गुजरात में अपनी वैचारिक जीत मान रही थी, बीजेपी कर्नाटक में अपनी वैचारिक जीत मान रही है? भगवान करे इनकी ऐसे ही वैचारिक जीत होती रहे, हमारी जमीन पे जीत होती रहे। अच्छी बात है। तो रोम से राम पे आए, इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? रोम से राम पे आ गए भाई। आचार्य जी। दूसरी बात यह है, शहजाद पूनावाला बड़े चतुर प्रवक्ता हैं, लेकिन अभी वो ये मान के भाषण दे रहे थे जैसे अभी चुनाव चल रहा है, एग्जिट पोल पे बोल रहे हैं भैया रिजल्ट आ चुका, ये सब रिजल्ट आ चुका। अब अमीश देवगन जी, आपसे बड़ी विनम्रता के साथ आपने मुझसे सवाल किया, मेरा जवाब सुनिए। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी पार्टी पहले तो ये बताए कि ये बजरंग बली की जीत है या
बजरंगबली का नाम लेकर के जो बजरंग दल को आपने आगे किया उसकी जीत है। मुझे लगता है कि बिना बजरंगबली के कोई जीत संभव नहीं है और आज की जीत बजरंग दल की हार है और बजरंगबली की जीत है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि बोलो बजरंगबली की। रहमान खान से बुलवा देते, उन्होंने बोला डर का नारा है। ठीक है, अब जी आचार्य जी अपनी बात को पूरा कर ले। आचार्य जी अपनी बात। Okay, let's be smart today. BJP has to learn this now. कि थोड़ा सपोर्टिंगली देखे। चुनाव में हार जीत होती है शहजाद। ये बड़ी जीत है कांग्रेस पार्टी की। अरसे बाद कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली। अमीश, दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है संजीवनी है ये कांग्रेस के लिए। नहीं, संजीवनी है या ये भाई संजीवनी नहीं, ये संजीवनी नहीं है। ये बात, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि ये बीजेपी की इतनी बड़ी हार क्यों हुई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो इनके प्रवक्ता थे, उनका ना एरोगेंस का जो लेवल था वो बहुत बढ़ गया था, बहुत ज्यादा हो गया था। ये जीत और वहां इनकी हार, हमारी जीत होना जरूरी था। क्योंकि जब कभी एक आदमी का अहंकार बढ़ता है और वो दूसरे विपक्ष को एकदम ऐसे सोचता है कि बोलने नहीं देता, तो वो उसको झटका परमात्मा देता है, प्रकृति देती है और जनता देती है। एक्सपर्ट साहब से कुछ सवाल पूछा जा रहा है, आपका क्या सवाल है? अरे मेरी बात तो पूरा। अमीश देवगन, आपको इतनी जल्दी क्या है? ना अभी लगातार भाजपा पे जो प्रश्न उठा रहे हैं, आपने भी उठाया, तो मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं। चर्चे आम हो तो किससे भी जरूर होते हैं, उंगलियां उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। अरे कांग्रेस तो लगातार हारती रही। राहुल गांधी जी 40 बार चुनाव हारे थे, तब मुझे बता दीजिए बजरंगबली किसके साथ थे? आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। इस चुनाव में बजरंगबली आया इसलिए मुद्दा उठाया गया। ठीक, जी। और कर्नाटक का तो ये ट्रेंड रहा है, एक सरकार रिपीट नहीं होती है, वही अदला बदली होती है। वो कहते हैं ट्रेंड था, इसके अंदर बजरंगबली के होने ना होने का कोई नुकसान या फायदा नहीं। अमीश देवगन, 60 साल से ज्यादा कांग्रेस ने इस देश पे राज किया, इस देश पे हुकूमत की है, इस देश ने की जनता के आशीर्वाद से देश को चलाया है। लेकिन तो कभी हाँ, बात ठीक कह रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। इससे पहले परिवार को देश मानते थे ये लोग। 2014 से पहले परिवार के अलावा देश था इनका कोई। इनका माँ बाप, माई बाप सब परिवार ही था, तो देश का मानते थे। अच्छा, अब मानने लगे। अमीश देवगन, अब आचार्य जी से कई सारे सवाल है, संजय कुमार से एक दो सवाल है। सवाल हमने तो 8 साल से सवाल हमसे ही किए, आपने इनसे तो किए नहीं। हमने सबसे करे हैं सर। और ईवीएम छूट गई, अमीश पकड़ा गया। एक ईवीएम बच गई, अमीश पकड़ा गया। अच्छा आचार्य जी, अच्छा सुनिए, आपके साथ ये इतने परेशान क्यों हैं? मैं आप बताइए, आप आज भी नहीं समझ रहे परेशान क्यों है? मैं बताऊं, मैं आप नहीं समझ रहे परेशान क्यों है? आपने इनकी एक सरकार छीन ली है और हार भी ऐसी वैसी नहीं हुई भाई, हार भी ऐसी वैसी नहीं हुई। पानी पिला के हराया आपने, अमीश जी, पानी पिला के हराया है। अमीश जी, ऐसा है अमीश जी, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि सिद्धरमैया का घोषित बयान है कि काउ स्लॉटर लॉ को हटा देंगे। अब मुझे सारे लॉ अपने देखिए, आचार्य जी के लिए चिंता हो रही है। आचार्य जी के लिए मुझे बोलने दो भाई। कहते हैं कि अच्छा, अगर नहीं चाहते तो मैं चुप रहता हूँ। वो जीत जाता है, उसमें साम दाम दंड भेद सब चीजें आती हैं। अच्छा अमीश, इलेक्शन जीती है कांग्रेस पार्टी और छोटा मोटा इलेक्शन कांग्रेस नहीं जीती है। भारतीय जनता पार्टी का हम कह सकते हैं कि आप प्रत्याशित हार हुई है। अच्छा, 65 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस की 135 के आसपास। अमीश, क्या आपको लगता नहीं, मुझे आपने 1 मिनट भी नहीं बोलने दिया। मैंने आपको बोलने दिया, आपने 3 मिनट बोला, आपको समझ दिया। बीच में आप बोले। अच्छा, आप 30 सेकंड अपनी बात को ठीक है। अब मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट 30 सेकंड सुनिए। पहली बात, कर्नाटक की जनता ने यह सिद्ध कर दिया है कि इनके साथ बजरंग दल है, हमारे साथ बजरंगबली है, ये सिद्ध कर दिया। दूसरी बात सुनिए, हमारे साथ बजरंगबली भी हैं और हमारे साथ मौला अली भी हैं। अली भी हमारे साथ, बली भी हमारे साथ। और सुनिए महाराज, सुनो अमीश देवगन, अब तक मैं जरा थोड़ा सा बैकफुट पे खेल रहा था, अब जरा मैं बल्ला घुमाऊंगा। मैं आज आपके तो चैनल रॉबर्ट से, भी है भाई, सुनिए, बली और अली नहीं, रॉबर्ट भी है। एक आपके साथ रॉबर्ट, एक सेकंड, बली अली और सबके वली, आपके वली रॉबर्ट भी है। हमें खुशी है। सुनिए, चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य जी, आप कह रहे हैं बजरंग बली भी आपके साथ है और आपने फिर अभी कुछ देर पहले अली का भी नाम लिया। क्या आपको लगता है बीजेपी आपको एक प्लान में फंसा रही थी लेकिन कांग्रेस फंस नहीं पाई? देखिए, एक बात बताऊं आपको, अगर बजरंग दल वाला इशू नहीं होता तो और ज्यादा इनकी बुरी हार होती, और ज्यादा।
इससे भी बुरी आप कह रहे हैं? इससे भी बुरी हार होती अगर वहां नरेंद्र मोदी जी इतना शिद्दत से, इतनी ताकत से अपनी प्रतिष्ठा ये तो अच्छा ही है मोदी ना लगाते। अगर सुनो अगर मोदी जी और गृह मंत्री जी गली गली, डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर नहीं घूमते तो इनका सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया होता। क्यों? क्योंकि इनके नेताओं में जो अहंकार आ गया था उसका पतन होना सुनिश्चित था। और यूपी में वो अहंकार नहीं था। और सुनिए, हिमाचल यूपी में वो अहंकार नहीं था। अरे बता रहा हूं ना, मैं आऊंगा, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि हिमाचल में, उत्तर भारत के शीर्ष शिखर पर हमने इनसे सत्ता छीनी हिमाचल में, और दक्षिण में द्वार खुला है सत्ता का। अब देखना ही 2024 तक दिल्ली के दरवाजे पे हम दस्तक देंगे और हम इनका दरवाजा तोड़ करके अंदर घुसेंगे। दरवाजा तोड़ के अंदर घुसेंगे। मैं संजय कुमार का रुख करता हूं। संजय कुमार, देखिए बड़ा सारा विश्लेषण है और आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में और विश्लेषण होगा, लेकिन अगर आप 4 बड़े पॉइंट उठाते हैं, बीजेपी क्यों हारी और कांग्रेस क्यों जीती, 2 बीजेपी क्यों हारी और 2 कांग्रेस क्यों जीती? देखिए, ये निश्चित है, रिजल्ट हमारे सामने है, हम सबको पता है कांग्रेस जीती है, बीजेपी हार गई है। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है जब कोई एक पार्टी हार जाती है, जीत जाती है, तो सारी अच्छी चीजें एक पार्टी में नजर आती हैं, जीती हुई पार्टी में, और ऐसा लगता है कि सारी की सारी कमियां हारी हुई पार्टी में हुई। बीजेपी हारी है चुनाव, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए वोट प्रतिशत गिरा नहीं है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब यह है, एक संकेत है। और जैसे कि अगर कामकाज की बात करें, जो अमूमन जो रोजमर्रा की कामकाज होता है, बिजली, सड़क, पानी, इन सब चीजों पे सरकार की जो छवि है वो बहुत खराब नहीं थी। लेकिन बड़ा कारण जो है सरकार के हारने का है, वो जो एक परसेप्शन बना, जिसमें काफी कुछ फैक्ट भी है कि भाई इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, जिसका बहुत प्रचार किया कांग्रेस ने। 40% की सरकार, भ्रष्टाचार, उससे ये सीएम। हाँ, तो इससे ये हुआ कि जो कुछ सरकार ने अच्छे काम भी किए थे, जिस पर लोगों को बहुत एतराज नहीं था, जिन बातों का मैंने जिक्र किया, स्कूल, बिजली, सड़क, पानी, वो सब धुल गए, क्योंकि एक परसेप्शन बन गया भाई ये सरकार में काम हुए होंगे लेकिन सरकार बहुत भ्रष्ट है। वीक सीएम, तो 2 चीजें ये जो है बीजेपी के बहुत खिलाफ गई। वीक सीएम, ऐसा कहते हैं कि इतना कमजोर मुख्यमंत्री तो कभी कर्नाटक में हुआ नहीं, और ये जो परसेप्शन बना कि भाई सरकार बहुत भ्रष्ट है, ये 2 चीजें मुझे लगता है बीजेपी को बहुत नुकसान की। बीजेपी कांग्रेस के जीत का कारण, एक तो उन्होंने कैंपेन को बिल्कुल लोकल इश्यूज पे बरकरार रखा और लोकल लीडरशिप ने कमान संभाली। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे उसमें राहुल गांधी और जो तमाम लीडर हैं, वो शायद कांग्रेस के जो वोट, अपना वोट है, किसी भी स्टेट में 1% का भी इजाफा नहीं करते हैं। क्योंकि कांग्रेस अब 2024 की बात कर रही है। डोंट यू थिंक कांग्रेस इज जंपिंग द गन? ये चुनाव की जीत तो बहुत ही हमारे लिए अहम जीत है, क्योंकि इस तरह से दक्षिण का दरवाजा भाजपा के लिए बंद हो गया है। रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब, मोदी भी लाजवाब है, योगी भी लाजवाब, मोदी भी लाजवाब, योगी भी लाजवाब, भ्रष्टों के हाल होंगे फिर ज्यादा और खराब, मोदी भी लाजवाब है, योगी भी लाजवाब, मोदी भी लाजवाब। कि कांग्रेस गठबंधन का गोला देकर सबको भरमा रही है, पीएम तो बनाएगी अपना और मेहनत नीतीश कुमार से करवा रही है। कर दी और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। और जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने वहां पर धारा 144 लागू कर दी और हिंसा वाले इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि वहां दोबारा हिंसा न शुरू हो जाए। और यही वजह है कि हिंसा वाले इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। रात भर पूरे इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग करती रही। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की। किसी भी अफवाह या रूमर के ऊपर आप विश्वास न कीजिए। महाराष्ट्र के अकोला से हिंसा और आगजनी का जो वीडियो सामने आया, उसमें पत्थरबाजी करने वालों के चेहरों पर जरा सी भी घबराहट और शिकन तक नजर नहीं आई। पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों को अब तक हिरासत में लिया और जिनसे पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट को वायरल करने वाले आदमी की पहचान कर ली और उसी पोस्ट की वजह से अकोला में हिंसा फैली और शहर के कई इलाके जल उठे। घरों के बाहर खड़ी हुई जली हुई गाड़ियां और मोटरसाइकिल गवाही देती हैं।
कि एक रात पहले यहाँ कितना भयावह मंजर रहा होगा। इस हिंसा में 8 लोग घायल बताए गए, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। जानकारी मिली कि धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में यहाँ हिंसा फैली। हालांकि पुलिस के मुताबिक अब हालात काबू में हैं। पूरी परिस्थिति कंट्रोल में है। हिंसा के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों की पूरी रात डर के साए में गुजरी। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 26 लोगों को अब तक हिरासत में ले चुकी है। उधर गुजरात के बोटाद में नदी में डूबने से 5 लड़कों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 2 लड़के अपने रिश्तेदार के साथ नदी में नहाने के लिए गए थे और नदी में नहाते वक्त वो अचानक डूबने लगे। उनके रिश्तेदार ने जब मदद के लिए शोर मचाया तो उन्हें बचाने 3 लड़के फौरन वहां पहुंच गए, जिनकी भी नदी में डूबने से मौत हो गई। उसको बचाने के लिए पड़े थे तो उनकी भी ड्राउनिंग की वजह से डेथ हुई है। नदी में 5 लड़कों के डूबने की खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम फौरन घटना वाली जगह पहुंची, जिन्होंने उन लड़कों के शवों को नदी से बाहर निकाला। जिन 5 लड़कों के डूबने से मौत हुई, उनकी उम्र 16 से 17 साल बताई गई। बखमुत के एक हिस्से पर कब्जा करने का दावा कर दिया गया है और बताया ये भी गया कि यूक्रेन की सेना बखमुत में एक हफ्ते में 2 किलोमीटर आगे बढ़ गई और रूस की सेना को बखमुत में आगे बढ़ने से रोक दिया। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने बखमुत में रूस की सेना को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया। यूक्रेन रूस के बीच पिछले 15 महीनों से जंग चल रही है और दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 18% जमीन पर कब्जा जमा लिया है और कई बड़े शहर यूक्रेन के हाथ से निकल गए, जिसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, मारियोपोल और बखमुत भी शामिल है। लेकिन अब यूक्रेन ने रूस को इन इलाकों में पलटवार की बात कही, जिसे रूस ने नकार दिया। उधर यूक्रेन ने बखमुत में रूस की सेना को रोकने का दावा किया तो खबर ये भी है कि रूस ने बखमुत में एक बार फिर से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया, जिसका रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के टैंक दुश्मनों पर गरजते दिखे तो वहीं एयरक्राफ्ट दुश्मनों के ठिकानों पर बम बरसाते दिखे। रूस ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कुपियांस्क, बंडमान और पश्चिमी बखमुत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और एक दिन में 95 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि दुश्मन के हमलों को रूस की सेना रोकने में कामयाब रही, जिससे वो रूस के बॉर्डर में घुसने में नाकाम रहे। उधर रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इटली पहुंच गए और वहां पर उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पोप को बुलेट प्रूफ टी-शर्ट भी गिफ्ट की। उनकी और पोप की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। युद्ध शुरू होने के बाद ज़ेलेंस्की पहली बार रोम के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच कई बार फोन पर दोनों की बात हुई। पोप फ्रांसिस युद्ध खत्म कराने वाले एक शांति मिशन में भी शामिल रहे और 30 अप्रैल को हंगरी की यात्रा से लौटते वक्त फ्रांसिस ने कहा था, अभी एक मिशन है लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है, जब ये सार्वजनिक होगा तो मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। उनका ये बयान रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के बारे में था। उधर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग और भी ज्यादा भड़क गई। इजराइल ने दावा किया कि उसने गाजा पट्टी में आतंकी संगठन के 6 ठिकानों को तबाह कर दिया, जबकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट और मिसाइल दागने का दावा किया गया, जिसे इजराइल ने मार गिराने की बात कही। बताया ये गया कि दोनों तरफ से रात भर फायरिंग हुई और इजराइल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लड़ाकों के 6 ठिकानों पर हमले किए। 2 देशों के बीच लड़ाई की तस्वीरें तब सामने आई जब मिस्र की मीडिया ने यह दावा किया कि इजराइल और गाजा पट्टी के लड़ाकों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें 2 देशों के बीच संघर्ष विराम की बात कही गई। हालांकि इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन के साथ किसी भी संघर्ष विराम समझौते की पुष्टि अब तक नहीं की गई है, क्योंकि इससे पहले 2021 में इजराइल और गाजा के बीच 10 दिनों तक जंग छिड़ी रही थी। उसके बाद से इजराइल गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लड़ाकों को निशाना बना रहा है। दावा है कि नेतन्याहू ने आदेश दिया है कि गाजा पर तब तक हमले किए जाएं जब तक वहां मौजूद फिलिस्तीनी लड़ाके घुटने न टेक दें, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें इजराइल ने गाजा पट्टी में कई फिलिस्तीनी लड़ाकों के ठिकानों को निशाना बनाया। और इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ अंदमान सागरम इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बल और पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई और खबर है कि इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया और बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार एक्शन में नजर आई। बताया गया कि आतंकवादियों ने अपना ठिकाना गांव से सटे हुए जंगल में बना रखा था। इसी के साथ जंगल में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। उधर महाराष्ट्र के अकोला में हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 26 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहां एक रात पहले 2 गुटों के बीच झड़प हो गई थी और जिसके बाद वहां पर हालात बिगड़ते चले गए
और उन दो गुटों के लोगों ने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने के बाद इन दोनों गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट और पत्थरबाजी तक जा पहुंची। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। इस हिंसा का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग पथराव करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने एकाएक पलट के गाड़ी तोड़ना चालू कर, पत्थर फेंकना चालू कर लिए। लेकिन जब पत्थरबाजी से भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने सड़क पर खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ शुरू कर दी और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। और जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने वहां पर धारा 144 लागू कर दी और हिंसा वाले इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि वहां दोबारा हिंसा न शुरू हो जाए। और यही वजह है कि हिंसा वाले इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। रात भर पूरे इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग करती रही। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की। किसी भी अफवाह या रूमर के ऊपर आप विश्वास न कीजिए। महाराष्ट्र के अकोला से हिंसा और आगजनी का जो वीडियो सामने आया उसमें पत्थरबाजी करने वालों के चेहरों पर जरा सी भी घबराहट और शिकन तक नजर नहीं आई। पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों को अब तक हिरासत में लिया और जिनसे पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट को वायरल करने वाले आदमी की पहचान कर ली और उसी पोस्ट की वजह से अकोला में हिंसा फैली और शहर के कई इलाके जल उठे। घरों के बाहर खड़ी हुई जली हुई गाड़ियां और मोटरसाइकिल गवाही देती हैं कि एक रात पहले यहाँ कितना भयावह मंजर रहा होगा। इस हिंसा में 8 लोग घायल बताए गए। कर्नाटक में अगला सीएम तय करने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के समर्थकों का लगा जमावड़ा। डीके शिव कुमार के समर्थकों ने की नारेबाजी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे पीएम मोदी। मन की बात की थीम से जुड़े आर्ट वर्क को पीएम मोदी ने देखा। मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने के मौके पर लगाई गई प्रदर्शनी। आज मदर्स डे पर न्यूज 18 इंडिया सलाम करता है सभी माओं को और साथ ही आपसे हम लेना चाहते हैं एक छोटा सा वादा कि हम मां शब्द का सम्मान करेंगे, कभी अपमान नहीं करेंगे। मुहिम के बारे में जानने के लिए आइए हमारे मेटावर्स में, जहां नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या www.nw18metaverse.com वेबसाइट पर लॉग इन करें। सभी माओं को न्यूज 18 इंडिया की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। बखमूत के एक हिस्से पर कब्जा करने का दावा कर दिया गया है और बताया यह भी गया कि यूक्रेन की सेना बखमूत में एक हफ्ते में 2 किलोमीटर आगे बढ़ गई और रूस की सेना को बखमूत में आगे बढ़ने से रोक दिया। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने बखमूत में रूस की सेना को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया। यूक्रेन रूस के बीच पिछले 15 महीनों से जंग चल रही है और दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 18% जमीन पर कब्जा जमा लिया है और कई बड़े शहर यूक्रेन के हाथ से निकल गए, जिसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, मारियोपोल और बखमूत भी शामिल हैं। लेकिन अब यूक्रेन ने रूस को इन इलाकों में पलटवार की बात कही, जिसे रूस ने नकार दिया। उधर यूक्रेन ने बखमूत में रूस की सेना को रोकने का दावा किया तो खबर ये भी है कि रूस ने बखमूत में एक बार फिर से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया, जिसका रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के टैंक दुश्मनों पर गरजते दिखे तो वहीं एयरक्राफ्ट दुश्मनों के ठिकानों पर बम बरसाते दिखे। रूस ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कुपियांस्क, बंडमान और पश्चिमी बखमूत में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और एक दिन में 95 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में दोनों सेनाओं ने एक दूसरे को निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि दुश्मन के हमलों को रूस की सेना रोकने में कामयाब रही, जिससे वो रूस के बॉर्डर में घुसने में नाकाम रहे। उधर रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इटली पहुंच गए और वहां पर उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पोप को बुलेट प्रूफ टी-शर्ट भी गिफ्ट की। उनकी और पोप की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की पहली बार रोम के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच कई बार फोन पर दोनों की बात हुई। पोप फ्रांसिस युद्ध खत्म कराने वाले एक शांति मिशन में भी शामिल रहे और 30 अप्रैल को हंगरी की यात्रा से लौटते वक्त फ्रांसिस ने कहा था, अभी एक मिशन है लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है, जब ये सार्वजनिक होगा तो मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। उनका ये बयान रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के बारे में था। उधर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग और भी ज्यादा भड़क गई। इजराइल ने दावा किया कि उसने गाजा पट्टी में आतंकी संगठन के 6 ठिकानों को तबाह कर दिया।
जबकि जो तस्वीरें सामने आई उसमें फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट और मिसाइल दागने का दावा किया गया, जिसे इसराइल ने मार गिराने की बात कही। बताया गया कि दोनों तरफ से रात भर फायरिंग हुई और इसराइल ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लड़ाकों के 6 ठिकानों पर हमले किए। दो देशों के बीच लड़ाई की तस्वीरें तब सामने आई जब मिस्र की मीडिया ने यह दावा किया कि इसराइल और गाजा पट्टी के लड़ाकों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें दो देशों के बीच संघर्ष विराम की बात कही गई। हालांकि इसराइल की तरफ से फिलिस्तीन के साथ किसी भी संघर्ष विराम समझौते की पुष्टि अब तक नहीं की गई है, क्योंकि इससे पहले 2021 में इसराइल और गाजा के बीच 10 दिनों तक जंग छिड़ी रही थी। उसके बाद से इसराइल गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लड़ाकों को निशाना बना रहा है। दावा है कि नेतन्याहू ने आदेश दिया है कि गाजा पर तब तक हमले किए जाएं जब तक वहां मौजूद फिलिस्तीनी लड़ाके घुटने न टेक दें, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें इसराइल ने गाजा पट्टी में कई फिलिस्तीनी लड़ाकों के ठिकानों को निशाना बनाया। और इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। यहां अंदमान सागरम इलाके में आतंकियों के साथ सुरक्षा बल और पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई। और खबर है कि इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया और बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार एक्शन में नजर आई। बताया गया कि आतंकवादियों ने अपना ठिकाना गांव से सटे हुए जंगल में बना रखा था। इसी के साथ जंगल में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। उधर महाराष्ट्र के अकोला में हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 26 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहां एक रात पहले 2 गुटों के बीच झड़प हो गई थी और जिसके बाद वहां पर हालात बिगड़ते चले गए और उन 2 गुटों के लोगों ने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने के बाद इन दोनों गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट और पत्थरबाजी तक जा पहुंची। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। इस हिंसा का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग पथराव करते हुए दिखाई दिए। फिर उन्होंने एकाएक पलट के गाड़ी तोड़ना चालू कर, पत्थर फेंकना चालू कर लिए। लेकिन जब पत्थरबाजी से भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने सड़क पर खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ शुरू कर दी और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। और जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने वहां पर धारा 144 लागू कर दी और हिंसा वाले इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि वहां दोबारा हिंसा न शुरू हो जाए। और यही वजह है कि हिंसा वाले इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। रात भर पूरे इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग करती रही। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की। किसी भी अफवाह या रूमर के ऊपर आप विश्वास न कीजिए। महाराष्ट्र के अकोला से हिंसा और आगजनी का जो वीडियो सामने आया उसमें पत्थरबाजी करने वालों के चेहरों पर जरा सी भी घबराहट और शिकन तक नजर नहीं आई। पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों को अब तक हिरासत में लिया और जिनसे पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट को वायरल करने वाले आदमी की पहचान कर ली और उसी पोस्ट की वजह से अकोला में हिंसा फैली और शहर के कई इलाके जल उठे। घरों के बाहर खड़ी हुई जली हुई गाड़ियां और मोटरसाइकिल गवाही देती हैं कि एक रात पहले यहां कितना भयावह मंजर रहा होगा। इस हिंसा में 8 लोग घायल बताए गए, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। जानकारी मिली कि धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में यहां हिंसा फैली। हालांकि पुलिस के मुताबिक अब हालात काबू में हैं। पूरी परिस्थिति कंट्रोल में है। हिंसा के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों की पूरी रात डर के साए में गुजरी। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 26 लोगों को अब तक हिरासत में ले चुकी है। उधर गुजरात के बोटाद में नदी में डूबने से 5 लड़कों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 2 लड़के अपने रिश्तेदार के साथ नदी में नहाने के लिए गए थे और नदी में नहाते वक्त वो अचानक डूबने लगे। उनके रिश्तेदार ने जब मदद के लिए शोर मचाया तो उन्हें बचाने 3 लड़के फौरन वहां पहुंच गए, जिनकी भी नदी में डूबने से मौत हो गई। उसको बचाने के लिए पड़े थे तो उनकी भी ड्राउनिंग की वजह से डेथ हुई है। नदी में 5 लड़कों के डूबने की खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम फौरन घटना वाली जगह पहुंची, जिन्होंने उन लड़कों के शवों को नदी से बाहर निकाला। जिन 5 लड़कों के डूबने से मौत हुई उनकी उम्र 16 से 17 साल बताई गई। बखमूत के एक हिस्से पर कब्जा करने का दावा कर दिया गया है और बताया ये भी गया कि यूक्रेन की सेना बखमूत में एक हफ्ते में 2 किलोमीटर आगे बढ़ गई और रूस की सेना को बखमूत में आगे बढ़ने से रोक दिया। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री ने बखमूत में रूस की सेना को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया। यूक्रेन रूस के बीच पिछले 15 महीनों से जंग चल रही है और दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 18% जमीन पर कब्जा जमा लिया है और कई बड़े शहर यूक्रेन के हाथ से निकल गए, जिसमें डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, मारियोपोल और बखमूत भी शामिल हैं।
लेकिन अब यूक्रेन ने रूस को इन इलाकों में पलटवार की बात कही, जिसे रूस ने नकार दिया। उधर यूक्रेन ने बखमुत में रूस की सेना को रोकने का दावा किया, तो खबर ये भी है कि रूस ने बखमुत में एक बार फिर से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। रूस के रक्षा राजकुमार भाटी, चलिए कांग्रेस के पास कुछ मुस्कुराने को है, बीजेपी के पास भी मुस्कुराने को है, लेकिन आप किस बात पे मुस्कुराइएगा आज? सबके पास सब कुछ है। अगर कर्नाटक के परिणाम पर शहजाद पूनावाला मुस्कुरा सकते हैं, खुश हो सकते हैं, तो हम तो यूपी के परिणाम पर ठहाका लगा सकते हैं। मुझे तो 30 साल पुरानी एक घटना याद आती है। थाने के बाहर हम खड़े थे, थाने से एक आदमी निकला, उसका कुर्ता फटा हुआ था, मुंह सूजा हुआ था, बुरी तरह पिटा था। वो आके बाहर बोला कि मुझे दरोगा ने इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे बुरी तरह पीटा है, मैं जैसे तैसे इज्जत बचा के बाहर आया हूं। तो हमारी हंसी छूट गई, भैया तेरी इज्जत अब भी बच गई? बोले मेरे कच्चा बनियान तो सुरक्षित हैं। तो शहजाद पूनावाला तो कच्चा बनियान पे खुश हो रहे हैं। बोला हमारी तो सीट इतनी तो आ गई। उत्तर प्रदेश में अमीश जी, मैं गंभीर बात, अपने विषय पर क्या बोलेंगे? हाँ। उनके लिए तो वो बोल रहे हैं, आपकी तो एक भी नहीं आई है। मैं इसमें क्या बोलूं? आपने क्योंकि इस लिहाजे में बोला, आप अपने लिए क्या बोलेंगे? उसी विषय पर बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय, कम से कम वो तो है, सुन तो लें आप। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में हमारी सीट भी बढ़ी है, हमारी वोट भी बढ़ी है। देखिए ये शहरी निकाय का चुनाव हुआ है और सुन लो, वैसे बहुत कम समय ले रहा हूं मैं। शहरों में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से पूरा देश जानता है कि शहरों की पार्टी रही है, शहरों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी शहरी निकायों में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जीतती थी। लेकिन हम पिछले चुनाव के मुकाबले, जो 17 में चुनाव हुए थे, उसके मुकाबले हमारी सीट भी बढ़ी है। एक सवाल, और पूरा उत्तर प्रदेश में, बस आखिरी वाक्य, पूरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ी है जी, कांग्रेस नहीं लड़ी है। अच्छा एक सवाल क्योंकि शहजाद को जवाब देना है, लेकिन एक पॉइंट है, बीजेपी नगर निकाय चुनाव जीतकर, नगर निगम चुनाव जीतकर, मेयर का चुनाव जीतकर, बीजेपी तो अंडरगारमेंट्स में है और समाजवादी पार्टी ये तीनों चुनाव हार गई है। मेयर के इलेक्शन उनकी 0 सीट है और आप पूरे कपड़ों के साथ है। ये जो आपने जो ये विश्लेषण करा, ये बड़े दिनों तक चलेगा सर, बड़े दिनों तक चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, अंडरगारमेंट्स में कर्नाटक चुनाव को लेकर मैंने कहा। अच्छा, कर्नाटक में हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम खुश हैं। शहजाद पूनावाला, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये एक बात ऐसी बोली गई जो कि मुझे लगता है कि किसी सार्वजनिक मंच पर अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन व्हाट इज योर टेक? देखिए ऐसा है कि ये बात सही है कि ये शहरी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी तो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, इसीलिए आज उनका ये जो देखिए, अब अमीश जी क्या मैंने अपनी बात राष्ट्र और शहर का अंतर मैंने किसी को नहीं किया। अगर ऐसे ही फॉर्मेट से चलना है तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ इनको भी एक मंच दे दो। देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज में जो मैं कह रहा था ना, ईवीएम यहां पर बहाल, ईवीएम कर्नाटका में बहाल, परंतु अखिलेश के लिए ईवीएम का उत्तर प्रदेश में सवाल। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर लंबी आरोप की फहरिस्त लगा दी है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए हम हार गए। यहां पे बता रहे नहीं वोट शेयर बढ़ा है। अब एक झूठ तय करके आए ना, वोट शेयर बढ़ा है तो ईवीएम इलेक्शन कमीशन ठीक से काम कर रहा था, या इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा था, वोट शेयर कैसे बढ़ा? कह रहे हैं कि बीजेपी के कपड़े उतर गए हैं इनडायरेक्टली। अब देखिए जो नग्न अवस्था में हो राजनीतिक रूप से, तो वो नग्न अवस्था में जो ऐसे ही इधर उधर घूम रहा हो उसके बारे में क्या ही बोला जाए। अब मुझे लगता है कि राजनीति में जो नग्न अवस्था में 14, 17, एक सेकंड सर, मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। 14, 17, 19, 22 और 23 में सारी जगह पे नग्न अवस्था में राजनीतिक रूप से, और अन्यथा ना लिया जाए, वरना ये जाके इस पे भी शिकायत करेंगे। मेरा शहजाद से सवाल है, देखिए हमारे जो पीएम, हमारा छोटा सवाल, हमारे पीएम साहब हर जगह जाके करप्शन के बारे में बात करते हैं। जहां पे एलिगेशन लगे कर्नाटका सरकार पे, इनका मंत्री पकड़ा गया, 40% का कैंपेन हुआ, आपको नहीं लगता कि एक नैतिक उनकी जिम्मेदारी थी कि जो ईडी सीबीआई पूरे देश में काम करती है रैंपेंट तरीके से, उनको कर्नाटका में जाके भी रेड करनी चाहिए थी? बहुत अच्छी बात है। मैं बताऊं,
जब ईडी सीबीआई को घुसना पड़ता है वो तब होता है जब वहां की एजेंसी काम नहीं करती। हमारी तो खुद की एजेंसी ने उस एमएलए को पकड़ा था। दूसरी बात, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डीके शिव कुमार के ऊपर 2 चार्जेस है जो कोर्ट ने अभी तक निरस्त नहीं किए, क्या वो करप्ट है आपके लिए? पहली बात। दूसरी बात, जगदीश शेट्टर सुन लीजिए, जगदीश शेट्टर जिनको आपने बनाया वो हार भी गए हैं। जगदीश शेट्टर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, सिद्धरामैया मोस्ट करप्ट पर्सनैलिटी इन कर्नाटक। बताइए क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए बताइए कार्रवाई क्या करेंगे? मैं आपको, आपने बोला कि ईडी सीबीआई वो हमारी एजेंसी ने काम किया। मैं आपको और दर्शकों को भी ये बता दूं कि ईडी के जो मुकदमे होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसकी संस्था सिर्फ ईडी है। जो भारतीय जनता, तब तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जो भारतीय जनता होगा वो तो एजेंसी करेगी। आप ये बोल रहे हैं, वही तो आप ये बोल रहे हैं कि जहां पर पैसे लेते हुए रंगे हाथ अभी इलेक्शन जो विषय हो गया इलेक्शन के रिलेटेड, ये 2024 का आपको लगता है जो कांग्रेस के नेता 2024 का खाब देख रहे हैं, एक एक करके जो कांग्रेस के नेता 2024 का खाब देख रहे हैं, आपको लगता नहीं बहुत खाब बहुत जल्दी नहीं है वो? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा भी अभी कह रहे थे कि 2024 की अब हम बात करेंगे। राहुल गांधी और वो है मोहब्बत की आंधी, और ऐसी आंधी चली है कि कर्नाटक से लेकर के उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, और इधर जो उत्तर भारत के अंदर ये आंधी राहुल गांधी की मोहब्बत की बढ़ती चली जाएगी, और जो नफरत के दरख्त हैं उन सबको उठा करके बाहर फेंक देगी। मुझे तो ये लगा आप बोलने वाले कि कर्नाटक से आंधी चली और उत्तर प्रदेश में तूफान आ गया। आपने देखा नहीं? आपने हिमाचल नहीं देखा? हिमाचल देखा ना? ओके, शहजाद अच्छा, निरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, ये जवाब देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं आंधी चली है लेकिन उत्तर प्रदेश में तूफान थमसा गया है थोड़ा। देखिए अमित जी, 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो जिस तरीके से कहते हैं कि सवाल मुझ पे छोड़ दीजिए, आप उनकी बात का जवाब दीजिए। नहीं, मैं उनकी बात का नहीं, मैं आचार्य जी से सवाल आचार्य जी से सवाल है। जी आचार्य जी से सवाल कर रहा हूँ कि जब कोई विपक्षी दल का बंदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो ईडी सीबीआई और ये सारी की सारी गान गाया जाता है। पिछले 3 महीने के अंदर 47 भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक में लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी, तो क्या ईडी सीबीआई छुट्टी पे गई हुई थी? मतलब उनको डर नहीं लग रहा था? रही बात अब लोकतंत्र, अच्छा, राहुल गांधी की आंधी है ये? नहीं, अभी दूसरा सवाल मेरा, जिस तरीके से कर्नाटक की जीत के ऊपर कांग्रेस खुशी मना रही है, तो अब राहुल गांधी जी दोबारा लंदन जाएंगे तो क्या अब उनको विदेशी ताकतों को ये नहीं कहेंगे ना कि भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए? ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है। आचार्य जी, लोकतंत्र को तो कोई खतरा नहीं है अब, क्योंकि जब आप जीतोगे तो ईवीएम आपका पिटारा निकालेगा, एग्जिट पोल आपको जीता हुआ दिखाएगा, चैनल आपको जीता हुआ दिखाएंगे। अब तो सवाल नहीं है भारत के लोकतंत्र के ऊपर, जो गाहे बगाहे कांग्रेस पार्टी खड़ी करती रहती है। आंसर दैट। देश सुन रहा है आपको, बजरंगबली भी सुन रहे हैं जी। देखिए, अगर हम जीतेंगे तो फिर लोकतंत्र को खतरा क्यों हो सकता है? पूरा जवाब आने दीजिए ना। लेट्स बी फेयर, एक एक करके सबका जवाब आए, जरूरी है। अमीश देवगन, लोकतंत्र अगर मर गया होता तो मैं यहाँ कैसे खड़ा होता? तो जिंदा है लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र को मारने की कोशिश हो रही थी, वो बचा लिया कर्नाटक में। कर्नाटक ने बचा लिया। दूसरी बात, और सचिन पायलट को कौन बचाएगा? वो उसकी चिंता मत करो, वो एक दिन लेकिन कांग्रेस जीत गई है, लेकिन वो तो बेचारे सड़क पर है आज भी। नहीं, वो एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। राजस्थान की जनता का प्यार उनके साथ है। और आप अशोक गहलोत जी एक सेकंड, आप लोग डिसिप्लिन फॉलो करिए, मेरा निवेदन है। आचार्य जी, अशोक जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और ये प्रकृति का नियम है कि हर बाप अपने पुत्र को सिंहासन देता है, राज देता है, और बड़े जो लोग होते हैं वो युवाओं के लिए रास्ता खाली करते हैं। उनके आशीर्वाद की जरूरत है सचिन पायलट जी को। अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से ही सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। अपने वो मतलब वैभव गहलोत के लिए सिंहासन खाली करते हैं या सचिन जी के लिए खाली करते हैं? समझा नहीं हम। देखिए, पहली बात, ये विषय आज की जो डिबेट का, वो कर्नाटक है। आप राजस्थान को क्यों ले जाना चाहते हैं? सचिन जी सड़क पर आ जाए, विषय वो भी है आज का। राजस्थान पे डिबेट करो, मैं उसमें अपनी बात को रखूंगा। अब मैं कहना मतलब कभी और राजस्थान की बात होगी। आपकी बात को मैं एग्री करता हूं, आपकी बात से। लेकिन ये 2024 वाला ओवर कॉन्फिडेंस, संजय जी मैं आपकी बात आता हूं, ये 2024 वाला बिना जवाब लिए उधर चले। अच्छा, बोलिए 30 सेकंड बोल लीजिए आप।
अरे भाई हमारा भी हक है। मैं कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी से, कर्नाटक की जीत जो है ये प्रियंका गांधी के संकल्प की जीत है, ये राहुल गांधी के त्याग और तपस्या की जीत है, ये खड़गे साहब के अनुभव की जीत है, ये DK शिव कुमार और सिद्धरमैया की मेहनत की जीत है, ये सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद की जीत है, और इस देश के लिए एक संदेश है कि जब जब लोकतंत्र का गला घोंटा जाएगा, जब तक सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग अहंकार में चूर होंगे, तो जनता अपना फैसला नारा दिया था हमारे कार्यक्रम में आज से 15 दिन पहले, इन्होंने नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आता है। एक सवाल पर जी, ये इतने लोगों की जीत के तो कई सारे पिता होते हैं। प्रियंका वाड्रा आज भी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, तो उत्तर प्रदेश में हार किसकी है, बताइए आचार्य जी। जवाब सुनोगे? उत्तर प्रदेश में जीत है योगी जी की, हार है मोदी जी की। अगर मोदी जी गजब का तर्क है, यही गजबा है इनका, बताइए। क्योंकि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, जहां अमित शाह जी गए, जहां मोदी जी गए, वहां हारे, जहां ये लोग नहीं गए वहां जीते। तो मैं इसे योगी जी की जीत कहता हूं। और हाँ, कांग्रेस पार्टी हारी है, समाज पार्टी हारी है, समाजवादी पार्टी। और सुनिए, अब समाजवादी पार्टी को भी, बहुजन समाज पार्टी को भी, नीतीश कुमार जी की पार्टी को भी, ममता जी की पार्टी को भी, तमाम क्षेत्रीय दलों के नेताओं को हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं कि अगर 2024 में भारत की राजनीति के सिंहासन से बीजेपी को हटाना चाहते हो तो कांग्रेस का समर्थन करो। दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, अटक से कटक तक अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर सकता हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना कॉन्टेक्स्ट। ये कटक वाले ने तो मना कर दिया है, ओडिशा के जो कटक वाले हैं उन्होंने तो मना कर दिया है। अब देखिए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के विषय पर, अभी हमारे साथ विश्लेषक बैठे हैं, जहां पर ग्रेटर बेंगलुरु में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर कैंपेन किया। वहां पर भाजपा की पहले 12 सीटें थी, 12 आउट ऑफ 32 थी, वहां पर भाजपा बड़ी है, 16 आउट ऑफ 32 हुआ है। मतलब कि जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, तो ये प्रधानमंत्री का प्रभाव है। मैं केवल इतना कहूंगा, 2024 को लेकर इतना कॉन्फिडेंट उसमें 2 पॉइंट है इसमें। देखिए, एक तो अगर इनसे पूछा जा रहा था अब तक के चुनाव तक, तो ये कह रहे थे हम लोकल पे लड़ रहे हैं, लोकल पे लड़ रहे हैं, लोकल पे लड़ रहे हैं। अब जैसे लोकल चुनाव का नतीजा आ गया तो बोले नेशनल का पिक्चर है, नेशनल का पिक्चर है, नेशनल का पिक्चर है। बताओ। और दूसरी बात, 2018 में जब इन्होंने हमारी सरकार चोरी की कर्नाटका में, 2019 में ये हारे कर्नाटका में, राजस्थान में इनकी सरकार बनी, 2019 में हारे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बनी, 2019 में छत्तीसगढ़ में हारे। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि चलिए अच्छी बात है, आपको दस्तक दिखाई, दस्तक आ रही है, दस्तक सुनाई दे रही है, पर कोई आचार्य के ख्वाब महल को हकीकत से ना जोड़े और इसको भारत जोड़ो से ना जोड़े। मुझे लगता है कि इससे इनको 2024 के ऊपर संजय कुमार, मैं आपकी स्ट्रेट सवाल है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है 2024 को लेकर, क्या आपको लगता है वो जल्दबाजी है या आपको लगता है दे आर राइट? संजय जी तो विश्लेषण करेंगे, आ रहा हूं आपके पास। देखिए, कांग्रेस के लिए ये बहुत जरूरी जीत थी। इससे क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस के लिए? पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, पार्टी के जो लीडर से जो भगदड़ मची हुई थी कांग्रेस में पिछले 1-2 साल में देखने को मिल रहा था, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा था, उसमें भी कमी आएगी। तो एक तरह से पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी बिल्कुल एक तरह से मतलब रिजुविनेट होगी। मेरे साथ इस समय फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र जुड़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। पृथ्वीराज चौहान जी, आपका अभिनंदन है। न्यूज 18 पर एक अच्छी जीत मिल रही है कांग्रेस पार्टी को, मिल चुकी है एक अच्छी जीत कर्नाटक के अंदर। इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, क्योंकि कांग्रेस अब 2024 की बात कर रही है। डोंट यू थिंक कांग्रेस इज जंपिंग द गन? अभी जल्दबाजी है? नहीं, देखिए, ये चुनाव की जीत तो बहुत ही हमारे लिए अहम जीत है, क्योंकि इस तरह से दक्षिण का दरवाजा भाजपा के लिए बंद हो गया है। अब उसके बाद लोकसभा तक तो मैं भी जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके पहले 3 राज्यों के चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। हमें पहले वो एक बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद लोकसभा की लड़ाई तो होगी। लोकसभा के लिए ये चुनाव एक बहुत ही एक सिग्नल करता है कि अगर हम फोकस तरीके से प्रचार करें, स्थानिक मुद्दों को हाथ में लें और लोगों से सीधी अपील करें, भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार लोगों को नहीं पसंद है, तो ये जीत हो सकती है। मोदी जी का प्रभाव शायद इतना नहीं है जो मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। मोदी जी को हराया जा सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है। और जिसका देखिए, लेकिन ये इलेक्शन तो कांग्रेस जब लड़ रही थी तो लोकल मुद्दों पे लड़ रही थी।
हिमाचल में भी लड़ रही थी तो लोकल मुद्दों पे लड़ रही थी, लेकिन जीतने के बाद इसको नेशनल इंप्लीकेशन बनाया जा रहा है। क्या आपको व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? ये देखिए, नेशनल इंप्लीकेशन बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन हर एक लोकल चुनाव में बोला मोदी जी लोकल कह इशू पर इलेक्शन है, आपने खुद मेरे कार्यक्रम में बोला। लेकिन देखिए, भाजपा जब भी कोई चुनाव लड़ती है वो मोदी जी का चेहरा लेकर लड़ती है, चाहे वो स्थानीय इकाइयों का चुनाव हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे कोई और हो। अब देखिए, ये चुनाव मोदी जी ने उसको काफी मेहनत की थी, रोड शोज किए थे। हाँ, एक बात जरूर, मेहनत करना तो बुरी बात नहीं है, जनता झुलस रही थी। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हम इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी को हराया जा सकता है। ये एक बड़ा संदेशा इस चुनाव से है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को उसका क्रेडिट दे रहे हैं। ट्वीट भी मल्लिकार्जुन खड़गे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, ये जीत है कर्नाटक के लोगों की। आखिरकार वोट करते हैं कर्नाटक के लोग करते हैं। इस चुनाव का प्रचार का नेतृत्व हमारे स्थानिक लोगों ने किया था और दिल्ली के लोगों ने बहुत ताकत से चुनाव लड़ा था। प्रियंका जी हो या राहुल जी हो या खड़गे जी हो या सोनिया जी भी आई थी, लेकिन जो नेतृत्व पूरे साल भर से कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं बड़ी चर्चा, ये थे पृथ्वीराज चौहान। मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटिया आपका। ये जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला है कि सब हाथ जोड़कर आ जाए कांग्रेस की शरण में, अब कर्नाटक जी मतलब कांग्रेस के साथ आ जाए, आप क्यों लड़ाई कर शरण मतलब साथ आ जाए। राजकुमार भाटिया जी के करा रहे थे तब तो ठीक थे, अब आपने शरण साथ बोल दिया तो अरे मतलब आप इनका साथ आने को तैयार हैं? नहीं, आप कुछ भी व्यंग कर लें या किस तरह उकसा लें, ये सब तो साथ आएंगे निश्चित। आप देखिए मोदी को हराने के लिए सब साथ आएंगे। कर्नाटक में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बहुत थोड़ा यूपी में भी बोल लीजिए, विशेष अंतर। क्यों पीछे? कर्नाटक में कांग्रेस विजेता की तरह लड़ी और भारतीय जनता पार्टी गफलत में रही। कांग्रेस एक टीम की तरह लड़ी, भारतीय जनता पार्टी केवल नरेंद्र मोदी अकेले लड़ते रहे, एक अकेला सब पर भारी। कांग्रेस मुद्दों पर लड़ी, स्थानीय मुद्दों पर लड़ी, गफलत में रही, स्थानीय लीडरशिप के नेतृत्व में लड़ी, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के भरोसे बैठी रही। गफलत में रही बीजेपी, आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो 2024 की बात कर रहे हैं ना, 4 लाइनें हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्वाब अच्छा है, आप करते रहिए। 2024 में फिर दोबारा से नरेंद्र मोदी जी ने आना। ओके, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी बूस्टर डोज है ये? देखिए, हमारी पार्टी निश्चित तौर पर 2024 में कर्नाटक के रास्ते से विजय हासिल करेगी। और जिस तरह से राहुल गांधी है, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं केवल, कि जिस तरह से हर प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में हमारी हार हुई, राहुल गांधी जी को भाजपा ने जिम्मेवार ठहराया, तो अब भाजपा की हार के लिए मोदी जी जिम्मेवार हैं और उन्हें मोदी जी के बिना आपका काम होता नहीं है किसी भी चीज में। लेकिन आचार्य जी, ऑन अ सीरियस नोट, द बिग क्वेश्चन इज दिस कि कांग्रेस पार्टी इस जीत को भुनाना चाहिए। एक लंबे अरसे बाद कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, लेकिन अंदरूनी कला जो है वो कांग्रेस की परमानेंट समस्या है। उस परमानेंट समस्या को कैसे भुनाएंगे, कैसे निपटाएंगे, कैसे निभाएंगे? और देखिए, पहली बात तो ये, मैं इनके विजय जी की बात का एक तरह से समर्थन करते हुए एक सवाल बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर कर्नाटक में भाजपा जीत जाती तो श्रेय मोदी जी को दिया जाता, पक्का दिया जाता। तो यदि हारी है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पहली बात, हमने तो इतने चुनाव हारे, हमने तो भाई, आपने हमें गाड़ी भर भर के जो है इल्जाम दिए, हमने स्वीकार किए, हमने आपा नहीं खोया, हमने तो बड़े सहर्ष आपके जहर में बुझे हुए तीर झेले हैं भाई। अब जरा सा रेगिस्तान में एक बूंद चमकी है तो क्यों परेशानी हो रही है भाई? जवाब आचार्य जी। रेगिस्तान की बूंद से हमें परेशानी नहीं है। राजस्थान के लिए जो बूंद के लिए तरस रहा है सड़कों पर, उसके लिए ज्यादा परेशानी राजस्थान के लोगों को है। तो राजस्थान के लिए जो बूंद के लिए तरस है उसको आप संभालो। लेकिन शहजाद, ये क्या सेटबैक है बीजेपी के लिए? जिस तरह की कांग्रेस की जीत हुई है, एक बड़ी जीत हुई है, 136 प्लस वाली जीत हुई है, क्या ये सेटबैक है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, निश्चित रूप से हम कोई भी चुनाव नगर निगम से लेकर लोकसभा तक हम जीतने के लिए लड़ते हैं और कोई इसमें डाउट की बात नहीं है।
हम चुनाव हारते तो उस पर विश्लेषण भी करेंगे कि क्यों चुनाव हारे, परंतु मैं इनसे केवल एक ही चीज कहूंगा कि जो चुनाव हम हारते हैं उसमें हम सुधार करते हैं, ये अपने चुनाव जीतने पर गुमान करते हैं। ये एक बड़ा गैप है, एक बड़ी हार है भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक के अंदर खास तौर पर। देखिए, ये हमारी हार हुई है, परंतु वोट बैंक हमारा अभी भी सलामत है और इसका मतलब यह है कि जनता हमारे से खफा नहीं है। न्यूमेरिकल इनकी विक्ट्री हुई है। और देखिए, इन्होंने कहा कि नगर नालियां आपको मुबारक है। भाई, आपको अगर नाली संभालने लायक नहीं समझते तो सत्ता का गलियारा तो छोड़ दीजिए। 5 सेकंड। इफ्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए। संजय कुमार, इतने शोर में फाइनल वर्ड आपका क्या है? फाइनल वर्ड है, मुझे लगता है, देखिए बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है, कांग्रेस की जीत हुई है, कांग्रेस के लिए संजीवनी है, लेकिन आगे बहुत बड़ी लड़ाई है और उनको बहुत संभल के चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के दिन जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बजरंग बली ने बाजी बना दी इस बार। बोलो बजरंग बली की। बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।